हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आपको पता ही है मैं आपके लिए यूजीसी नेट पर वीडियो बनाता हूं। हमारा जो टॉपिक था रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च कर रहे थे। बहुत सारे जो टाइप है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोगों ने कर लिया था अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च तक। आज जो भी बचे हुए टाइप हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से लेकर फील्ड रिसर्च तक, जो भी टाइप है सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए। डियर फ्रेंड्स, पूरी की पूरी देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ में डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके, आपकी नेट की प्रिपरेशन अच्छी जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का जो हमारा टाइप है उससे। तो सबसे पहला जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, तो बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिफाइंड एज द रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमिना दैट इज बीइंग स्टडी। इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जब भी बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, तो इसके अंदर किसी भी फिनोमिना के लिए, किसी भी पॉपुलेशन के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी भी थिंग्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उस पॉपुलेशन की, फिनोमिना की, उस पर्सन की या किसी भी थिंग्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है ताकि उसको डीपली समझा जा सके। उसके जो भी नेचर है उनको बताया जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, दिस मेथोलॉजी फोकस मोर ऑन व्हाट ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट रेदर देन द व्हाई ऑफ द रिसर्च सब्जेक्ट। बात जब करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर कि हम लोग कहाँ पर ज्यादा फोकस करते हैं, मोर फोकस कहाँ करते हैं, व्हाट के ऊपर। भी कोई भी पर्सन क्या चाहता है, हम ये नहीं देखते भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। वाई को इसके अंदर इतना इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ इसके अंदर ज्यादा फोकस है जो किसके ऊपर किया जाता है, व्हाट, वो बंदा क्या चाहता है। वाई क्यों चाहता है ये हम लोगों ने नहीं देखना है इसके अंदर। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। जहाँ सेगमेंट, जो भी हम सेगमेंटेशन बनाते हैं, सेगमेंटेशन होता क्या है, पहले तो जब क्या करते हैं हम लोग किसी भी बड़े क्षेत्र को, पॉपुलेशन को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, उसको बोलते हैं सेगमेंट। मतलब अलग अलग उसका क्या बना देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बना देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो स्टडी करते हैं, इसको छोड़कर, वाई को छोड़कर, उसके बाद देखते हैं जो भी उनके नेचर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। विदाउट वाई हम लोग क्या कर देते हैं, उनको डिस्क्राइब कर देते हैं किसी भी फिनोमिने को जो भी हमारे सामने अकर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी बंदा क्या चाहता है, क्यों चाहता है, ये चीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। मतलब वाई को हम लोग इसके अंदर नहीं देखते। इसके अंदर व्हाट को देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो न्यूयॉर्क के अंदर कोई भी बायर था, वो बंदा क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है डेमोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, डेमोग्राफिक सर्वे कर रही थी। इसने क्या किया कि व्हाट इज द परचेजिंग पैटर्न ऑफ न्यूयॉर्क। इसने ये देखना है कि जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा बायर हैं वो क्या चीज को बाइंग कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोग खरीदने आ रहे हैं, जैसे ये बेचने वाली थी, सेलर थी, ये बंदा खरीदने वाला है, ऐसे हजारों लोग इसके पास आते हैं और इससे सामान खरीदते हैं। तो ये जो लेडी थी इसने क्या ऑब्जर्वेशन की या इसने क्या डाटा कलेक्ट किया अपना, कि क्या बंदा चाहता है, व्हाट, कि वो बंदा क्या खरीदता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये क्यों खरीद रहा है। इसने क्या पता अपने बेटे को देना है, बेटी को देना है, पड़ोसियों को देना है, आंटी को देना है, ताई को देना है, कोई मतलब नहीं। बस ये हिसाब लगाएगी कि इसने क्या खरीदना है। ठीक है, क्यों खरीदना है इसका कोई मतलब नहीं है, इसने खरीदना है। इसके अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो बंदा ऐसा क्या खरीद रहा है। बस इसको ही हम लोग चेक करते हैं किसके अंदर, हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग।
और उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं अलग-अलग सेगमेंट की, उनको इसके अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, किसकी हमारा जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। जो भी डाटा हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, वो किसी सेगमेंट का हो सकता है, डेमोग्राफिक सेगमेंट का हो सकता है। सिर्फ एज इट इज एज लिखते हैं उसको, जैसा स्टैटिकल डाटा मिलता है उसको स्टैटिकल को वैसे का वैसा हम लोग क्या कर देते हैं डिस्क्राइब कर देते हैं, लिख देते हैं। स्टैटिकल एनालाइज करके जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके सैंपल वगैरह लेके हम लोग इसके अंदर अपनी रिसर्च को आगे लेके जाते हैं। उसके बाद बात होती है अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। भी जब बात होती है डिस्क्रिप्टिव की, तो अनकंट्रोलेबल कैसे है ये, जब भी देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे जो वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं इन्फ्लुएंस होते रहते हैं टाइम बाय टाइम। मतलब टाइम टू टाइम क्या होते हैं, सारे के सारे जितने वेरिएबल्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो क्या होते हैं इन्फ्लुएंस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। पर इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेथड कंडक्ट करते हैं रिसर्च को, लेकिन जो भी हमारे सामने वेरिएबल है ना उसके अंदर किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करता। जैसा रिसर्चर के हाथ में डाटा आया वैसे का वैसा उस रिसर्चर ने उसको लिख देना है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं की जाती डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। उसके बाद बात आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसको आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है एक ही टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं जब ब्लॉगिंग की जाती है, जो भी हमारे ग्रुप होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। मान लो हमारे पास सेगमेंट बना दिया हम लोगों ने 5, तो एक टाइम पे जो ये जैसे पीछे था, तो एक टाइम पे ये लेडी 5 जो ग्रुप है ना, उन 5 ग्रुपों का सेगमेंट जो बनाया है इसने, उन 5 ग्रुपों की एक ही टाइम में स्टडी करेगी किसके अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। उसके बाद क्या होता है ये बेस बन जाता है, किसका बनता है, जो भी हम लोग क्या करते हैं डाटा कलेक्ट करते हैं एनालाइज करते हैं फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी देन फर्दर रिसर्चड यूज डिफरेंट रिसर्च टेक्निक। जब भी क्या होता है हम लोग क्या करते हैं डेटे को इकट्ठा करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं बाद में किसी भी सब्सिक्वेंट रिसर्च के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करेगा तो वो डाटे का हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारी जो बात आती है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ ली डिस्क्रिप्टिव, अब बात आती है डायग्नोस्टिक रिसर्च की। जब बात करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च की तो मोटा मोटा देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी की जाती है इसके अंदर भी। जो इसके अंदर क्या होता है डिस्क्रिप्टिव हम लोग क्या होते हैं सिमिलर होती है किसके डिस्क्रिप्टिव स्टडी विद द डिफरेंट फोक। इसके अंदर जो फोकसिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट देखते हैं डिस्कवरिंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या चीज हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये वाई की स्टडी नहीं की थी, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वाई इट इज हैपनिंग, भी कोई भी चीज क्यों हैपन कर रही है भाई, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, व्हाट कैन बी डन, और वो कैसे डन हो रही है, कैसे पूरी हो रही है। इसका एम क्या होता है कॉज, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम होती है उसके कॉज का पता लगाना होता है, और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उनको निकाल के जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्ट आउट किया जाता है। के अंदर ये है मोटी मोटी बात हम करें तो कोई भी काम कैसे होता है, उसके पीछे क्या कारण है और क्यों हो रहा है, इन सारी चीजों का सलूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। इसके अंदर कैजुअल रिलेशनशिप है ना उसको क्या किया जाता है डिफाइंड किया जाता है, उसको कंसर्न किया जाता है, ताकि इसके अंदर एक्शन लिया जा सके प्रॉब्लम के लिए। डिस्क्रिप्टिव के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते थे, जैसा हमारे सामने क्वांटिटेटिव डाटा आता था वैसा क्या वैसा जैसे रिसर्चर के हाथ में आया उसने उसको नोट कर लिया। लेकिन डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होती है, जो भी हमारे सामने कोज आते हैं उनका इफेक्ट देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। मान लो किसी की तबीयत खराब होगी, वो गया डॉक्टर के पास,
डॉक्टर ने क्या किया, उसका चेकअप किया, डायग्नोस्टिक किया उसको। जैसे कोई भी हम लोग किसी भी बंदे को बुखार हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि तेरा ब्लड टेस्ट करवा ले। तो उसने ब्लड टेस्ट करवाया, उसके अंदर क्या आया, मलेरिया आया। तो उसको डायग्नोस्टिक किया वाला जो भी लेबोरेटरी वाला है ना, तो उसको मलेरिया आया। तो उसके अंदर देखा कि जो लेबोरेटरी वाला था उसने चेक करके ब्लड टेस्ट करके बताया कि भी तेरे को मलेरिया है। तो उसने क्या किया, डायग्नोस्टिक किया। आफ्टर दैट क्या किया, डॉक्टर ने उसको उसके लिए मेडिसिन दी। पहले क्या किया गया, कोज था उसका पता लगाया गया, कोज से होने वाली इफेक्टों का पता लगाया गया। फिर डॉक्टर ने उसको दवाई दे दी। उसके बाद जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन कर लिया गया। उसके बाद जो भी हमारे सामने क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है, वही बात फिर आ गई कि जो भी व्हाट अकरिंग, व्हाई अकरिंग एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट। कोई भी चीज क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है और कैसे वो डन हो रही है, उसके बारे में इसके अंदर डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है, इसके अंदर बात आती है कि कितनी फ्रिक्वेंसी के अंदर वो चीज डन हो रही है या अकर हो रही है। मतलब जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी अकर हो रही है। मतलब जो भी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको पता लगाने के लिए भी क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च को किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले क्या होती है, ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है इसके अंदर। और डिटर्मिनेट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। भी जो भी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे साइंटिफिक मेथड हैं उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और जितने कॉज एंड इफेक्ट होते हैं दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में उनकी स्टडी की जाती है इसके अंदर, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर और क्या बात होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी डिजाइन आर कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जब बात करते हैं किसकी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, इसके अंदर किस चीज को एग्जामिन किया जाता है, किस चीज का एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बाद क्या है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटिंग थ्रू ट्रीट ऑन इंटरवेंशंस द इफेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशन इज ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को, कि क्या देखते हैं कि जब भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या करते हैं, इंटरवेंशन वगैरह होती है, चेंजिंग होती है। और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं ऑब्जर्व, भी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, किसका इफेक्ट पड़ा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मान लो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर हम लोगों ने कोई चेंजिंग कर दी, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग कर दी। अब क्या देखना है, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ना इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया है, इस चीज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिजाइन टू सी कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। भी इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के अंदर जितने भी कॉज एंड इफेक्ट होते हैं उनकी स्टडी इसके अंदर की जाती है। उनको स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है पायलट स्टडी की। पायलट स्टडी क्या होती है, भी जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसको एक छोटे से एरिया पर पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बहाने चेक करते हैं भी ये चीज ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। उसके आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी यूनिवर्सल पर एप्लीकेबल करके एक रिसर्च कर लेते हैं, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करना होता है पूरी दुनिया के ऊपर एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का चक्कर होता है कई बार कि इसके अंदर सिस्टमेटिकल रेफर जो किए जाते हैं ना मेथड, वो रैंडमली यूज किए जाते हैं। असाइनमेंट इसके अंदर जो भी रैंडम असाइनमेंट है ना उसको इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, भी जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल है ना इसकी जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, जहाँ जो हमारी सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसके अंदर 3 तरह की होती हैं। कौन-कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको मैनिपुलेट किया जाता है। ये बात याद रखनी है कि जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बिना जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया जाता। नंबर 3 पे क्या बात आती है कि इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। जब भी बात करते हैं किसकी? मैनिपुलेशन की, तो इंडिपेंडेंट को क्या करते हैं हम लोग? मैनिपुलेट करते हैं। उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखा जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसका इफेक्ट चेक किया जाता है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद बात आती है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाया है कि सबसे पहले क्या होता है, 3 अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो किस तरीके से हैं? सी है, एम है, उसके बाद ओ है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सी का मतलब होता है कंट्रोल, एम का मतलब होता है मैनिपुलेशन और ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले सी की बात करते हैं। इसके अंदर क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसके ऊपर डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, या जो दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, इसको हम क्या करके रखते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की चेंजिंग है जो नहीं की जाती, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है? एम के अंदर मैनिपुलेशन। जो भी हमारे सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा, उसको क्या करते हैं हम लोग? मैनिपुलेशन करते हैं, उसके अंदर नई-नई चेंजिंग करके देखते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का पता लगाते हैं। मान लो इसके अंदर हम लोगों ने कोई चेंजिंग की, 1.2 चेंजिंग कर दी, तो इसके अंदर इस कॉज का क्या इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर, मतलब इसके अंदर चेंजिंग कर दी और इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ा, उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसके अंदर करते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। उसके बाद बात आती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पता करने के लिए जिस स्टडी को किया जाता है, जिस इन्वेस्टिगेशन को किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा कॉज होता है, इससे अकर होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? मैनिपुलेशन करते हैं, तो ये हमारा एक कॉज बन जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इसको बिना किसी मैनिपुलेशन के हमारे सामने जो भी इंडिपेंडेंट का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, तो वो इफेक्ट के बाद जो भी हमारे पास क्या आती है, एक आउटकम आते हैं, उनको नोट किया जाता है और चेक किया जाता है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको स्टडी किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। उसके बाद क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कंट्रोल ग्रुप कौन सा होता है? जो ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर किसी भी तरह की हमारी मैनिपुलेशन है जो इंक्लूड नहीं की जाती, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। उसके बाद बात आती है एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल है ना, जो इसका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, इसके अंदर रैंडम असाइनमेंट को यूज किया जाता है। सिस्टमेटिकल तरीके से हम लोग क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं और रैंडमनेस को इसके अंदर यूज किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल मतलब क्या होता है? भी जो भी हमारे सामने जो हमारे अदर फैक्ट होते हैं, जितने भी ऑल फैक्टर आर कंट्रोल आर कांस्टेंट, जो भी हमारे ऑल वेरिएबल्स होते हैं, उनको क्या करते हैं? कांस्टेंट रखा जाता है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। इसके बाद क्या होता है? एप्रोप्रिएट मेजरमेंट। इसके अंदर एप्रोप्रिएट मेजरमेंट किया जाता है कि हाइपोथेसिस को टेस्टिंग की जाती है किसके लिए? जो भी हमारे आउटकम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए
हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं, एक मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद जो भी हमारे हाइपोथेसिस के द्वारा अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो रिजल्ट वैलिड आ जाते हैं, तो हम कंक्लूजन है जो दूसरों के सामने रख देते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट फॉर रिसर्च इज प्रॉब्लम दैट हैज बीन नॉट क्लियरली डिफाइंड। जिस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर डिफाइंड नहीं होती, क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, उसको डिफाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें अभी इतनी डीपली नॉलेज नहीं है। उसकी नॉलेज को लेने के लिए, उसको क्लियरली डिफाइंड करने के लिए प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, रिसर्च हेल्प्स डिटर्मिनेट द बेस्ट रिसर्च डिजाइन। जो रिसर्च डिजाइन है ना, सबसे अच्छा तैयार करने में हेल्प करती है। डाटा एक्सप्लोरेटरी, डाटे को एक्सप्लोरेट करती है, उसको डीपली से खंगालती है भी इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और डाटे को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड होता है एक्सप्लोरेटरी, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है उसको, सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज मोस्ट कॉमनली अनस्ट्रक्चर्ड। जो भी हमारी क्या होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, वो क्या होती है, मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं बनाया जाता। इंफॉर्मेशन रिसर्च दैट इज undertaken to gain background information about the general nature of the research problem। जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसके नेचर को समझा जाता है, जो उसकी बैकग्राउंड की नॉलेज होती है उसको भी खंगाला जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन किया जाता है ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्यूशन किया जा सके। और बात आती है ना अनस्ट्रक्चर की, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर जो फॉर्मल सेट हैं उनको भी अनस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव है वो स्ट्रक्चर रहेंगे, जो सैंपल प्लान है वो भी स्ट्रक्चर रहेगा, क्वेश्चनर्स हैं अपने वो सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर रहेंगे। बस बात इतना है कि इसके अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं सारी चीज़ों को अनस्ट्रक्चरली फॉलो किया जाता है। पर जो उनको प्रॉब्लम को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सैंपल प्लान होते हैं, क्वेश्चनर्स होते हैं, सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर वे होता है, एक फॉर्मल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं। उसके बाद बात आती है जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जो प्राइमरी रिसर्च से रिलेटेड है या सेकेंडरी रिसर्च से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं या पोल्स वगैरह डालते हैं कि अपने डाटे को इकट्ठा करने के लिए। जितने भी हमारे सर्वे होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या मानते हैं, उसको प्राइमरी रिसर्च मानते हैं। जो पोल्स वगैरह डालते हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, डेटे को इकट्ठा करते हैं। सर्वे के अंदर भी जैसे जनगणना करते हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, डेटे को फर्स्ट टाइम इकट्ठा करते हैं, किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू की जब बात आती है तो फर्स्ट टाइम ही किसी का इंटरव्यू होता है तो एक जो भी इंटरव्यूअर होता है वो डेटे को इकट्ठा करता है, लिखता है अपने अकॉर्डिंग। वो भी क्या होता है, प्राइमरी रिसर्च के अंदर या प्राइमरी सोर्स आता है किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। उसके बाद क्या होता है, फोकस ग्रुप। किसी भी ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो भी कल्चर होता है सारी चीजों के इसके अंदर नोट करके जो भी हमें डाटा एक्सप्लोर करना होता है इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती हैं वो भी इसके अंदर यूज की जाती हैं। जैसे कोई भी मार्केट है, मार्केट के अंदर जो भी कस्टमर है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये पर्सन को क्या चाहिए होगा या इसकी नीड क्या है। ये सारी बातें हैं, इनको एक्सप्लोर कर देती है हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट होता है, वो ऑब्जर्व करता है कस्टमर को कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो क्या यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा सेकेंडरी डाटा होता है या सेकेंडरी रिसर्च होती है किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। ऑनलाइन रिसर्च बहुत सारी मिल जाती हैं जिसके अंदर डेटा रखा होता है, जिन्होंने पहले ऑनलाइन रिसर्च कर चुके हैं
उन्होंने अपना डेटा जो इंटरनेट पर डाल देते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होता है डाटा। लोग डाटा इकट्ठा करके सेल भी करते हैं, जिनका काम ही होता है क्या कि नए-नए डाटे को कलेक्ट करना और जो भी बड़ी-बड़ी कंपनी है उनको सेल कर देना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन डाटे को भी चेक करते हैं कि ये डाटा क्या हमारे लिए रिलायबल है या नहीं है, डिसीजन लेने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो एक्सप्लोर करते हैं इन चीज़ों को किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। उसके बाद जो भी हमारा लिटरेचर होता है, लिटरेचर रिसर्च की जाती है। कैसे करते हैं? लाइब्रेरी में जाओ, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं वहाँ से जो भी हमारे काम की बुक्स हैं उठाओ और रिसर्च कर लो, और जो भी डाटा हमें चाहिए इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, केस स्टडी रिसर्च। कोई भी हमारे सामने कोई पास्ट का केस था या जो भी प्रेजेंट का केस है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डीपली इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जो भी हमारी डाटा कलेक्शन होता है वहां से कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर वैसा कोई भी केस हमें सामने देखने को ना मिले। उसके बाद बात आती है जो भी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, इंक्रीज करती है हमारी नॉलेज को, एनालाइज करती है। और रिप्रेजमेंट क्या होती है, रिप्रेजमेंट क्या होती है इसके अंदर, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसके साथ हमारे मोल भाव है या जो भी मेल मिलाप है उसको क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा क्लोजली बनाती है, किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी के अंदर रिप्रोचमेंट करती है, उसको हमारे साथ जोड़ती है, किसको, प्रॉब्लम्स को, ताकि हम उस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और उसको समझ सकें ताकि उसका सॉल्यूशन ढूँढा जा सके। उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है ना, वेरी वाइड एक्सप्लोरेशन होती है। एक्सप्लोरेशन मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है। इसको एक्सप्लोर करते हैं किसी भी व्यू को, किसी एनी प्रॉब्लम्स को, किसी कंसेप्ट को, किसी एनी सिचुएशन को, किसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं, किसके अंदर, एक्सप्लोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, किसी भी व्यू को, किसी एनी प्रॉब्लम को, किसी कंसेप्ट को, किसी भी सॉल्यूशन को इसके अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट है जो इंक्लूड नहीं करते। जो भी हमारे सामने डेटा आता है वैसे का वैसा लिखते हैं और उसका कंक्लूजन हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज इंटरेक्टिव इन नेचर ऑफ इट आल्सो ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू वगैरह भी हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डेटे को कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ये होती है ना कॉस्ट, इस रिसर्च को करने के लिए बहुत ही कम होती है। मतलब अदर रिसर्च से हमारी जो कॉस्ट होती है ना, इसके अंदर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करते समय जो हमारी कॉस्ट है वो कम लगती है। इसके बाद रिसर्च के अंदर क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है और इसके अंदर ऑल राउंडर चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। वेरी मल्टीलेटरल होती है, इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेज हैं वो इंक्लूड होते हैं। नो टाइम लिमिट, किसी भी टाइम की लिमिट इसके अंदर नहीं होती और नो ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज इसके अंदर यूज किए जाते हैं, इसको करने के लिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करने के लिए। उसके बाद हमारी जो रिसर्च आती है उसका नाम है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च की जब बात आती है, एम्पिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड मेजर फिनोमिना एंड डिराइव्स knowledge from actual experience rather than the from theory of beliefs। जब बात करते हैं ना किसकी, एम्पिरिकल रिसर्च की, इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। क्या की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है किसी भी फिनोमिने का, और जो भी हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को ड्राइव्स करते हैं ना, इसके अंदर जो भी नॉलेज है उसको कैसे हम लेते हैं, एक्चुअल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो भी हम फिनोमिनो को मेजरमेंट करते हैं। मतलब ये है साफ साफ कि इसको एक्सपीरियंस बेस्ड रिसर्च माना जाता है। कोई भी थ्योरी या कोई भी बिलीव्स को इसके अंदर यूज नहीं करते, एक्चुअल एक्सपीरियंस को इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है empirical research is experience on data derived from observation and experiment।
जो भी हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, उससे जो भी डाटा मिलता है उसको एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर क्या करते हैं हम लोग शामिल करते हैं। उसके बाद बात आती है एम्पिरिकल रिसर्च इज द बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड कैप्चरिंग एक्सपीरियंस। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लान टू स्टेप बाय कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड हाउ टू एनालाइज इट। इसके अंदर जब बात आती है ना जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और जो भी हमारे सामने क्या होती हैं, रीसॉल्व प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, या जो भी ऑब्स्टेकल होते हैं हमारे सामने, उनको क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनसे जो भी हमारे कंक्लूजन निकलते हैं, उनसे प्रॉब्लम और जो भी हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में भी आए ता उनको आसानी से उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। उसके बाद बात होती है दिस एम्पिरिकल रिसर्च कैन बी गैदरिंग यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। बात आती है जब एम्पिरिकल रिसर्च की, तो इसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीकों के मेथडों को यूज करके जो हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च को इकट्ठा करते हैं। तो देख लेते हैं मेथडों को भी एक बार, ये पहले भी मैंने करवाए हुए हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है आपको पता ही है, थ्रू जो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, थ्रू किसके करती है, न्यूमेरिकल डाटे के। ठीक है, इसके अंदर जो भी मेथड यूज होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड। डाटा, ओपिनियन, बिहेवियर सब कुछ एकदम क्वांटिटेटिव यूज होता है। इसके जो सारे मेथड होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड होते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर इसको क्या करते हैं, कोलेक्ट किया जाता है। और इसके अंदर जो भी हमारे मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे सर्वे मेथड, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और पोल्स वगैरह, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी बात आती है क्वालिटेटिव डेटे की। क्वालिटेटिव डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये तो क्या होता है, एक दो तीन, जो भी हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं स्टैटिकल फॉर्म के अंदर डेटे को। लेकिन जब बात आती है ना क्वालिटेटिव डेटे की, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटे को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो भी मीनिंग फाइंड करते हैं, ओपिनियन होते हैं, सारे के सारे फंडामेंटल रीजन के अकॉर्डिंग या उसके बेस होते हैं। और ये क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसके अंदर जो हमारा सैंपल है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल साइज का सैंपल होता है, ताकि हम लोग किसी भी जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए स्मॉल सैंपल लेते हैं, ताकि मोर इनसाइट का मतलब और इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम जो भी हमारी स्टडी करते हैं। हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, इसके अंदर मेन मेन बातें क्या हैं। सबसे पहला नंबर है कि नॉन न्यूमेरिकल डेटे को गैदर किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे ओपिनियन, बिहेवियर सब कुछ इसके अंदर फंडामेंटली यूज करते हैं। बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। और जो भी इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं ना, वो बिल्कुल स्मॉल सैंपल होता है ज्यादातर। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनसाइट और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए, प्रॉब्लम के लिए। और अब कई स्टूडेंट ये भी बोल देते हैं कि जब सैंपल ही संभाल लिया तो ज्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी उसमें से सैंपल ले लिया थोड़ा सा। और कुछ लोग बोल देते हैं कि स्मॉल सैंपल लेने से हमें इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलती। जब हम लोग स्मॉल सैंपल लेते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं कि उन जो भी स्मॉल चीजें होती हैं उनको ज्यादा स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको इन डेप्थ में जाके समझेंगे। और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी हमें मिल सके। इसके अंदर जो मेथड यूज करते हैं, फोकस ग्रुप, एक्सपेरिमेंट मेथड या इंटरव्यू आदि, इसके अंदर जो भी मेथड है उनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसके बाद एक ना हमारा जो भी फेमस था, एडी ग्रोट नाम का एक बंदा है, ये वाला साइंटिस्ट है ये। तो ये डच का फेमस एक साइकोलॉजिस्ट है, जो एक चेस का एक्सपर्ट बंदा था। मतलब इसको ना जो शतरंज है वो खेलनी बहुत पसंद थी, एक्सपर्ट था किसके अंदर, चेस के अंदर।
1940 के अंदर इस बंदे ने क्या किया था, अपनी जो भी शतरंज होती है ना, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ना, जो भी हमारी जो रिसर्च है ना, कौन सी रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, उसके लिए 5 स्टेजेस इसने क्या की थी, डेवलप की थी। और किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझने के लिए इसके अंदर 5 स्टेजों को डेवलप किया था। और उसके अंदर अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रॉब्लम को समझा जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझा जाता है, और उसके लिए जो भी है सॉल्यूशन है, आउटकम है या कंक्लूजन है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने एक एम्पिरिकल साइकिल दिया था, जो कि ये एम्पिरिकल साइकिल है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जर्वेशन थी, इंडक्शन, डिडक्शन, टेस्टिंग और इवेल्युएशन। ये एम्पिरिकल रिसर्च का जो साइकिल है, ये किसके द्वारा दिया गया था, एडी द ग्रोट। ठीक है, इसके द्वारा जो 5 स्टेप हैं दिए गए हैं, इसको अब समझ लेते हैं। वैसे ये सबको आते ही होंगे, अगर मेन से जो हमारे बिल्कुल इजी से जो इन्होंने स्टेप डाले हैं, तो इनको अब समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। मान लो कोई भी हमारे पास क्या थी, किसी भी चीज के बारे में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन कर ली, हाइपोथेसिस को ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर जो भी हमारे सामने एक प्रजाति थी, किस चीज की, फ्लावर्स की, फ्लावर ब्लूम की एक प्रजाति थी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट जो कलर थे ना फूलों के, वो डिफरेंट सीजन के अंदर क्या होते हैं, खिलते हैं। इन हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन क्या ली, कि जो भी डिफरेंट तरह के फूल है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन के अंदर, स्पेसिफिक सीजन के अंदर अलग अलग कलर के जो फूल हैं वो खिलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आई, इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, हमारी जो भी अजम्पशन ली है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटे को गैदर करते हैं। तो इसके अंदर क्या था, हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हमारे फूल है ना, वो एक अलग टेम्परेचर में जाते ही ना, एक सीजन के अंदर हम लोगों ने एक अजम्पशन और इसके अंदर ले ली, कि जो भी हमारे फूल हैं, क्या वो हाई टेम्परेचर पर जाते या किसी और टेम्परेचर पर जाते ही अपना कलर है जो चेंज कर लेते। ऊपर ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो भी हमारे फूल है ना, एक अलग सीजन के अंदर, स्पेसिफिक सीजन के अंदर अलग अलग जो फूल हैं क्या करते हैं, खिलते हैं। लेकिन अब हम लोग इंडक्शन कर रहे हैं, कि डाटा गैदर कर रहे हैं कि जो फूल हैं वो तो खिलते हैं, अलग अलग सीजन के अंदर डिफरेंट कलर के फूल खिलते हैं, पर जो फूल हैं क्या वो टेम्परेचर के कारण उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ता है, या उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है इसके कारण, जो हमारा टेम्परेचर है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, और उसका कंक्लूजन लेके आते हैं, कि इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक और रैशनैलिटी है उसको यूज करते हैं, रैशनल तरीके से यूज करते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी स्पेसिफिकली अनबायस रिजल्ट होता है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं, उसको कंक्लूजन को लेके आते हैं। डिडक्शन के अंदर क्या होता है कि हम लोग लॉजिक लगाते हैं, रैशनैलिटी लगाते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट होता है अनबायस तरीके से हम लोग दूसरों के सामने उनको पेश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल था, हम लोगों ने अब एक्सपेरिमेंटल किया है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फूल हैं, वो जो टेम्परेचर है उसके कारण चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग आगे क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के अंदर जो भी हम लोगों ने हाइपोथेसिस को जो भी पुट किया होता है, या जो भी अजम्पशन ली होती है, हाइपोथेसिस ली होती है, उसको चेक करते हैं, और देखा जाता है लास्ट के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, कि हाँ भाई, जो भी हमारा टेम्परेचर है ना, इसके कारण जो फूल का रंग है, जो फ्लावर्स हैं, इनका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता है, या उनके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है। उसके बाद जो भी हमारा वैल्यूएशन निकलता है, अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है कि फूलों का रंग चेंज हो गया, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसके अंदर रिसर्चर क्या करता है, जो भी हमारा कंक्लूजन होता है उसको इसके अंदर आर्गुमेंट करता है, और उसका कंक्लूजन है इसके अंदर हमें बता देता है, और इसके अंदर हमें बता देता है कि जो भी हाइपोथेसिस ली गई हैं, उसके ऊपर डेप्थ स्टडी करने के बाद हम लोगों ने पता कर लिया है, कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ भी, जो भी हमारा टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है, इसके कारण जो भी हमारे फ्लावर्स हैं उनके अंदर
जो चेंजिंग है आनी स्टार्ट हो जाती, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर। इसके अंदर देखते हैं कि जो भी हमारा आजकल के टाइम के अंदर एम्पिरिकल रिसर्च है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गई है? क्योंकि इसके अंदर आजकल लोग है ना जो, वो बिना किसी चीज़ को देखे या एक्सपीरियंस किए मानते ही नहीं है। तो एम्पिरिकल रिसर्च है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है इसका एरिया है आने वाला है, या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बंदा है ना, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस किए बिना, किसी भी चीज़ को हेयर करे करे बिना या एक्सपीरियंस करे बिना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसके द्वारा क्या होता है, इंक्रीज ह्यूमन नॉलेज एंड कंटिन्यू डूइंग इट कीप अप एडवांटेजेस वेरियस फील्ड। जो भी हमारे फील्ड हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती है। ह्यूमन नॉलेज को क्या करता है, ये एनहेंसमेंट करता है। उसके बाद इसको कहाँ भी यूज़ किया जाता है, जो भी हमारे एम्पिरिकल रिसर्च है ना, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे पहले कोई भी दवाई बना लेते हैं लोग, डॉक्टर लोग दवाई बनाते हैं, उसको पहले चेक करते हैं किसी जीव जंतु या एनिमल के ऊपर कि वो कैसा कॉज एंड इफेक्ट करती है। उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद ह्यूमन के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमें लीड करती हैं, रेमेडी देती हैं किसी भी डिजीज के लिए। और जो भी हमारी कई सालों की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्ट आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इसका जो अलग अलग फील्ड होते हैं, हिस्ट्री होगी, सोशल साइंस होगी, बिजनेस हो गया, और भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी बात आती है एम्पिरिकल रिसर्च की एडवांटेज क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी अथेंटिकेटेड रिसर्च होती है ना, जो भी हमारी ट्रेडिशनल रिसर्च, उसको अथेंटिकेट करने के लिए, उसको अप्रूवल करने के लिए एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अथेंटिकेट करते हैं जो भी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी थी, क्या ऐसा काम कर रही है वो थ्योरी या नहीं कर रही। मतलब कोई भी ट्रेडिशनल थ्योरी है उसको वेरीफाई करने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस थ्योरी के लिए क्या कर देते हैं, अथेंटिकेट करके उसको सच प्रूफ कर देते हैं। उसके बाद बात आती है जो भी हमारी रिसर्च है ना, इसके अंदर मोर कैपेबिलिटी बनाने के लिए, किसी भी थ्योरी को अच्छे से डेवलप करने के लिए, या जो भी हमारी पुरानी ट्रेडिशनल रिसर्च थी उनको मोर कैपेबल बनाने के लिए, अथेंटिकेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये डायनेमिक चेंज के लिए भी क्या होती है, ज़्यादातर यूज़ होती है। मान लो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे पॉलिसी बदल गई, कई बार कस्टमर का इंटरेस्ट बदल गया, सब कुछ बदल जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जो हमारे फैक्टर होते हैं एनवायरमेंटल, वो धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। तो एम्पिरिकल रिसर्च है ना, ये हमें एक्सपीरियंस देती है, हमें ऑब्जर्वेशन करवाती है भी जो भी चेंजिंग हुई है, डायनेमिक सिस्टम है जो भी, उसके लिए कैसी कैसी स्ट्रेटजी बनानी है ताकि हम लोग आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं या अपॉर्चुनिटीज हैं या जो भी हमारे चैलेंज है उनको आसानी से फेस कर सकें। उसके बाद पता क्या होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, खुद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा कंट्रोल बहुत हाई होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग, एक रिसर्चर है वो मल्टी वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कर सकता है, या तो मैनिपुलेट कर सकता है अपने तरीके से, या उनको कंट्रोल करके रख सकता है। और इसके बाद बात आती है, ये क्या होती है, इंटरनल जो वैलिडिटी होती है उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। इसके बाद इसके अंदर क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होती है, नीड पेशेंस। जो हमारी पेशेंस है इसके अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरी लॉन्ग टाइम तक ये काम करती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं वो ना बहुत ही कम होते हैं, इसके कारण जो हमारा टाइम है बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसके अंदर बहुत सारे डाटा हैं जो मल्टी सोर्सेज से हम लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इतने डाटे की क्लासिफिकेशन करनी, उसको सेट करना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी, इसके अंदर ना डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमारा इसके ऊपर खर्चा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर ना बहुत सारे रूल होते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च करते हैं तो उन रूल की क्या होती है, कई बार हमें परमिशन लेनी पड़ती है, और
कई बार इतना मतलब जो ऑफिसर होते हैं, जो भी हैं, वो रिसर्च करने के लिए हम लोगों को परमिशन नहीं देते, जिस कारण हमारी रिसर्च है ना जो, वो बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाती है, उसको करना पॉसिबल होता ही नहीं है बाद में। मतलब जब हमें किसी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है, वो अप्रूवल हमें नहीं मिल रहा, तो हमारी जो रिसर्च है वो छूट जाएगी, उसको हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमने वो रिसर्च फिर भी की तो कोई ना कोई वो केस वगैरह हमारे ऊपर डाल देंगे। उसके बाद बात आती है कलेक्शन डाटा कैन बी प्रॉब्लम सम टाइम। इसके अंदर ना बहुत सारी वैराइटीज डाटा को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और उन जो भी वेरिएंस क्वालिटी होती है या बहुत सारी वैरायटी का डाटा होता है, उनको एक जगह पर रखना, मैनेज करना ना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो ये इसके अंदर सबसे बड़े जो डिसएडवांटेज है ना इनकी, आपके सामने मैंने बता दिया आपको, तो नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद बात आती है कंसेप्चुअल रिसर्च की। कंसेप्चुअल रिसर्च क्या होता है कि ये जो मेथडोलॉजी होती है किसके लिए यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, एनालाइजिंग यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशनल यूज करते हैं, और प्रेजेंट के अंदर जो भी हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी हमारे सामने टॉपिक होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सोल्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और कंसेप्चुअल रिसर्च होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिकल जो मेथड होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और आइडिया की जो नॉलेज है उसको इकट्ठा किया जाता है, और जो भी हमारे फिलोसफर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज करते हैं। इसके लिए वो हमारी थ्योरी है, नई नई थ्योरी को डेवलपमेंट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। एग्जिस्टिंग थ्योरी के अंदर कोई भी चेंजिंग की करनी होती है, लाइट चेंजिंग करनी होती है, या जो भी लाइट डिफरेंट करना होता है उनसे, तो उनके अंदर ये क्या करते हैं, एक कंसेप्चुअल रिसर्च है वो हेल्प करती है। मतलब जो भी हमारे फिलोसफर होते हैं उनकी जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है, अगर उसके अंदर भी चेंजिंग करनी है या कोई भी नई थ्योरी डेवलप करनी है, उसके लिए ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके दूसरों के सामने इंटरप्रेट कर देंगे, उसको ही बोलते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। इसके अंदर सबसे पहली बात है कि प्रीवियस जो रिसर्च होती हैं, हमारी रिसर्च होती हैं या एसोसिएटेड वर्क होते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड वर्क होते हैं ना जितने भी, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उन फिनोमिनाज को सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, और नॉलेज को क्या करते हैं, ऑब्टेन करके रखते हैं। और जो भी हमारी ऑन गोइंग रिसर्च है ना, उसके अंदर भी ये हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, नए नए जो मेथड हैं, नई नई थ्योरीज हैं, उनको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी इसकी हमारी एडवांटेज होती हैं किसकी, कंसेप्चुअल रिसर्च की, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, ये फ्रेम की जाती है, किसके लिए फोकस करती है, मेनली फोकस ऑन द कंसेप्चुअल ऑफ रिसर्च कैन बी थ्योरी द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना। जो भी हमारे सामने थ्योरी होती हैं, जो फिनोमिनाज होते हैं, उनके लिए स्टडी की जाती है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट कॉज द फिनोमिना, मतलब एक फिनोमिना कैसे कॉज करता है, किस तरीके से वो क्या करता है, दूसरों पे इफेक्ट डालता है, उस चीज को भी इसके अंदर कॉज को चेक किया जाता है। ओनली कॉज को चेक करते हैं इसके अंदर। उसके बाद क्या होता है, इस रिसर्च को क्या बोलते हैं, ऑन पेपर एंड पेन। ये रिसर्च को बोलते हैं रिसर्च बेस्ड ऑन पेपर एंड पेन। मतलब इसके अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है, 10-12 क्या क्या पता 10-12 डब्बे पेनों के खत्म हो जाएं, कॉपियां लग जाएं, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। उसके बाद ये क्या होती है, हैवली डिपेंड ऑन प्रीवियस कंडक्ट स्टडी। जो भी हम लोगों ने पहले से की हुई स्टडी है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड होती है। इसके अंदर कोई भी जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसको कंडक्ट नहीं किया जाता। इस कारण ये जो है हमारा टाइम भी सेव करती है, और जो हमारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज हैं उनको भी सेव करती है, और मोर एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें क्या करती है, जनरेट करने में हेल्प करती है, क्या, कंसेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम मोर फोकस किसके ऊपर करते हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग थ्योरी है ना, जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं उनको डेवलप करते हैं,
या नई नई थ्योरियों को बनाने के लिए फिनोमेना या इवेंट की स्टडी करते हैं। इसके अंदर ना पेन और कॉपी का ज़्यादा यूज होता है। इसको इसलिए रिसर्च बेस्ड ऑन पेन एंड पेपर भी बोला जाता है। दूसरी बात ये हैवी डिपेंड है प्रीवियस जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट की है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट किया जाता। इस कारण ये सेव करती है हमारे पैसे को, टाइम को, रिसोर्सेज को और एफर्ट्स को, और हमें क्या देती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद बात आती है कंसेप्चुअल रिसर्च इज कंसर्न द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ रिसर्च। मोस्ट कन्वीनियंट जो रिसर्च है ना इसको माना जाता है क्योंकि ये हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं और जितने भी हमारे फिनोमेना होते हैं उसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक नई थ्योरी को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद बात आती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की जब बात करते हैं वो ओनली वन वेरिएबल इज कंसीडर्ड टू कंडक्ट द स्टडी। जब बात करते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल की, तो ये पिक्चर है ना बहुत अच्छी पिक्चर है जिससे आपको अच्छे से समझ आने वाला है क्या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टडी किसके थ्रू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और इसके अंदर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट करने वाले बंदे होते हैं ना, मतलब एक पर्सन था ये वाला छोटा, इसका नाम मोनू था, ठीक है। इस बंदे ने जब जन्म लिया तब से लेकर अब जब ये बंदा क्या बन गया, एक बिजनेसमैन बन गया है, तब तक जो भी ये रास्ता रहा है ना बीच का, ठीक है, जो भी है ये जितने भी साल थे, तो यहाँ की स्टडी जो की है ना इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। मतलब एक ही पर्सन की स्टडी कई करी है हमने कई साल, मतलब जब वो जन्म लिया था उस बच्चे ने और आज तक उसकी हम लोगों ने स्टडी की है, उसको ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इसके अंदर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग और मैनिपुलेटिंग एंड नेचर इन्वायरमेंट इज विच दे एग्जिस्ट। भी जो भी बंदा जैसा करता है ना, जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया जाता, ना छेड़छाड़ की जाती, कोई भी चेंजिंग नहीं की जाती। जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी सारी नेचर कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीजें हैं, जैसा जैसा उसने किया उसके ऊपर जो जो स्टडी करनी थी, जो जो हमारा कंसेप्ट था उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। और उसके बारे में जो भी हम लोग क्या करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक रिसर्च के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। इसके अंदर लास्ट कुछ साल भी हो सकते हैं। ये कहाँ डिपेंड करता है, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन लेनी है ना, जो हमारा पर्पस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या पता हम यहाँ से स्टार्ट करें इस मोनू की स्टडी करना, या यहाँ से करके यहाँ तक खत्म कर दें, या लास्ट तक करते रहें। मतलब वन वेरिएबल की स्टडी की जाती है लॉन्ग टाइम। उसके बाद ये देखो इसके अंदर मैंने बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल है, बहुत सारे साल के अंदर जाके इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है एक सैंपल और उसकी कई सालों तक स्टडी की जाती है। जैसे मैंने बताया कि मोर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ किया जाता है एक ही वेरिएबल की स्टडी करने के लिए, कि एक वेरिएबल अलग अलग समय पर अलग अलग एज के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर किस प्रकार से क्या क्या वो बंदा क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्या उसकी स्टडी थी, सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी इसके अंदर क्या किया जाता है, देखा जाता है। इसके अंदर एक वेरिएबल की स्टडी को कंडक्ट किया जाता है और कई सालों तक हम लोग इसके ऊपर स्टडी करते रहते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। उसके बाद आती है बात क्रॉस सेक्शनल की। ये बिल्कुल उल्टी है किसके, लॉन्गिट्यूडनल के। ये पिक्चर से आपको बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा क्या है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशनल जो रिसर्च मेथड है उसको यूज किया जाता है। इसके अंदर ना हम लोगों के पास एक टाइम के ऊपर, मतलब एक टाइम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों की स्टडी करते हैं। मान लो हमारे पास टाइम था 5 दिन का, हम लोगों ने पता करना था कि हमारी शॉप के ऊपर कैसे कस्टमर आते हैं। तो हम लोगों ने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। जो भी हमारे दुकान के ऊपर, शॉप के ऊपर पॉपुलेशन आ रही थी, सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और चेक करने लग गए कि
हाँ, हमारी 5 दिन के अंदर कैसे-कैसे कस्टमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं हमारी शॉप के ऊपर आके, उनकी जो स्टडी है इसके अंदर की जाती है। और इसके अंदर ना सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड और सब सेट होते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और इसके बाद जो भी हमारे आउटकम होते हैं उनको कंडक्ट कर लिया जाता है। उनको कंक्लूजन के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। इसके अंदर हम सोशल साइंस, बिजनेस, इंडस्ट्री, किसी भी तरीके या फील्ड के अंदर जहाँ पर इसकी नीड होती है वहाँ पर हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग कंडक्ट करते हैं एक टाइम के पीरियड के ऊपर बहुत सारे जो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंडक्ट किया जाता है। और ये क्या होती है, क्विक कंडक्ट किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से कंडक्ट करते हैं, क्विकली होता है इसमें काम। लॉन्गिट्यूडनल कई सालों तक काम चलता था। इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट 5 डे माना था, तो 5 दिन के अंदर हम लोगों ने स्टडी करनी है, बहुत जल्दी-जल्दी इसके अंदर स्टडी हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ना एक ही पॉइंट टाइम पर स्टडी की जाती है। मतलब क्या है कि टाइम तो एक था, लेकिन मोर वेरिएबल्स। एक शॉप थी, उसके ऊपर ना एक दिन के अंदर 50 लोग आते हैं, मतलब एक दिन की स्टडी करनी थी हम लोगों ने। तो एक दिन के अंदर के टाइम के अंदर, एक दिन के टाइम के अंदर 50 लोग आएंगे, तो 50 के 50 लोगों की हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। किसके अंदर, क्रॉस सेक्शनल के अंदर। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो सैंपल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, उनका सैंपल लेके उनकी स्टडी की जाती है। और इसके अंदर ना मल्टी वेरिएबल कैन बी स्टडी और सिंगल पॉइंट इन टाइम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और ये वेरी चीपर होती है, क्योंकि एक इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम के ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो ये दूसरी जो रिसर्च थी लॉन्गिट्यूडनल, उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हमारी चीपर होती है लॉन्गिट्यूडनल के कंपेयर में। उसके बाद आती है हमारी मिक्स्ड रिसर्च। मिक्स रिसर्च की बात करते हैं जब लोग हम लोग, तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटे को कलेक्शन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डाटे को। ठीक है, किसके थ्रू किया जाता है, इंटीग्रेटिंग किया जाता है डाटे का। इसके थ्रू जो भी हमारा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो मेथड होते हैं उनको यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव होते हैं एक्सपेरिमेंटल और सर्वे, और क्वांटिटेटिव आपको पता ही है, फोकस ग्रुप हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऐसी जो ऑब्जर्वेशन होगी, ये सारी क्वांटिटेटिव डाटे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डाटे को इकट्ठा करते हैं। और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथडों को इंटीग्रेट करके इसके अंदर यूज किया जाता है, ताकि हमें प्रोवाइड करे बेटर अंडरस्टैंडिंग किसी भी प्रॉब्लम के लिए। जो भी हमारी प्रॉब्लम थी ना, जब हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथडों को यूज करते हैं मिक्स करके, तो जो हमारी प्रॉब्लम थी उसकी डेप्थ में जा सकते हैं, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जो क्वांटिटेटिव का जो भी कमियां थी वो क्वालिटेटिव पूरी करेगी अब, और जो क्वालिटेटिव की कमियां थी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम लोग पूरी करेंगे। और इसके अंदर इन दोनों मेथडों को यूज करके जो भी इन दोनों मेथड की वीकनेस होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करके प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जाता है, ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। उसके बाद इसकी एडवांटेज क्या होती हैं, सबसे पहली वही एडवांटेज है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की जो भी आपस की वीकनेस है ना, उनको स्ट्रेंथ में बदल देती है। क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो रिसर्च कर रहे हैं मिक्स करके, और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारी जो वीकनेस होती हैं दोनों मेथडों की, वो स्ट्रेंथ के अंदर चेंज हो जाती हैं। उसके बाद हमें कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करेगी, और कंप्रेहेंसिव जो नॉलेज है हमें ये प्रोवाइड करेगी, सब कुछ कंप्लीट। क्योंकि जो क्वालिटेटिव की और क्वांटिटेटिव दोनों की कमी थी वो अब एक ही रिसर्च के अंदर हम लोग पूरी करते हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, वह बेटर एंड मोर कंटेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। जो भी हमारी रिसर्च थी, जब हम मिक्स रिसर्च करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेटर कंटेंट मिलता है, ज़्यादा कंटेंट मिलता है। क्योंकि पहले एक मेथड यूज करते थे, अब दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स यूज किया जा रहा है, तो एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट की तरह ये काम करेगा, और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सोल्ट आउट करेगा। उसके बाद जो भी हमारे कॉज हैं वो
इसके अंदर एक्सप्लेन किए जाते हैं भी कैसे काम करते हैं, उनके लिए भी इसके अंदर जो भी रेमेडीज़ होती हैं तैयार की जाती हैं, ताकि ऐसे काउज़ हैं जो इनका इफ़ेक्ट है जो उनको कंट्रोल में किया जा सके। उसके बाद बात आती है डिसएडवांटेज की। जब हम 2 रिसर्च करने लग जाते हैं तो वेरी कॉम्प्लेक्स हो जाती है डिज़ाइन वगैरह, और इसके अंदर जो टाइम है वो भी ज़्यादा लगने लग जाता है। जो मेथड इम्प्लीकेशन करते हैं, पहले एक मेथड इम्प्लीकेशन करते थे, अब 2 मेथडों को इम्प्लीकेशन करते हैं, तो डिफ़िकल्ट वर्क हो जाता है पहले से। और जो भी हमारी अनक्लियर्ड प्रॉब्लम है ना, जो उनके लिए हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं 2 मेथडों के साथ, तो वो डाटे का जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो भी हम लोग दूसरों के सामने जब कन्क्लूज़न पेश करते हैं या कन्क्लूज़न लेके इंटरप्रेट करते हैं, तो वो भी काम इसके अंदर डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है मोटिवेशनल रिसर्च की। मोटिवेशनल रिसर्च कौन-सी होती है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंज़्यूमर रिसर्च का फ़ॉर्म होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी जो भी हमारी साइकोलॉजिकल टेक्नीक होती है, साइकोलॉजिकल टेक्नीक को यूज़ करते हैं और डेटे को ऑब्टेन किया जाता है, और हम लोग इसके अंदर देखते हैं भी जो भी हमारे कस्टमर हैं, वो किस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लिए मतलब रुचि रखते हैं, वो क्या सोचते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, उनकी विशेज़ क्या हैं, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं, उनकी नीड क्या है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अच्छे से सीख करते हैं, और उसके बाद जो भी डाटा होता है, उससे हम लोग कंज़्यूमर बिहेवियर के जो हमारा कंज़्यूमर होता है, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, और कंज़्यूमर है, जो भी अनकॉन्शियस मोटिव होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो भी हमारी बाज़ार की सिचुएशन होती है, उनसे जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कस्टमर के बिहेवियर, उनको मोटिवेट करने के लिए ये क्या होती है, एक रिसर्च होती है। इसके अंदर जो बात होती है कि कोई भी कंज़्यूमर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको स्टडी करने के लिए मोटिवेशनल रिसर्च को किया जाता है। इसके बाद आती है बात फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च क्या होती है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं, और इसके अंदर ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ करते हैं, इंटरेक्शन भी यूज़ किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ की जाती है, और जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिनाज़ हैं, एनवायरनमेंट है, उसको स्टडी किया जाता है। बात ये है, जब बात आती है फील्ड रिसर्च की, तो इसके अंदर क्वालिटेटिव डेटा मेथड को यूज़ करके जो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर लोग किस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को किस तरीके से समझ रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, जो भी हमारा नेचुरल सराउंडिंग है उसको समझने के लिए उसके जो भी रिसेंट सिनेरियो होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग सर्टेन जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड रिसर्च को किया जाता है। ये क्या होते हैं, जो भी हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इसको ज़्यादातर कंडक्ट करते हैं, और इसके अंदर इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस अंडरस्टैंडिंग को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ताकि जो भी हमारे लोगों का सोशल बिहेवियर है, एक समाज के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग के अंदर रह के जो भी रिएक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, उसको समझने के लिए फील्ड स्टडी की जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो-जो बातें होती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है। उसके बाद जो भी हमारी एथनोग्राफिक होगी, क्वालिटेटिव इंटरव्यू हो गया, केस स्टडी होगी। ये सारी चीज़ों को इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अंदर फील्ड रिसर्च के अंदर। तो देख लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कौन-सी होती है? भी जो भी हमारे सामने एक रिसर्चर के सामने जो चीज़ें हो रही हैं ना, वैसी की वैसी हम लोग क्या कर देते हैं, उठा के उनको वैसे का वैसे चेप देते हैं। जैसे मान लो कोई एक बंदा न्यूज़ देने वाला था, मतलब न्यूज़र होते हैं जो हमारे न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो सामने चीज़ हो रही है वैसे का वैसा उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, और वैसे का वैसा उसको क्या कर देते हैं भी, ऐसा-ऐसा स्थान के ऊपर जो भी एक्सीडेंट हो चुका है या जो भी न्यूज़ है, जो भी सिचुएशन होती है, उसके जो भी आउटकम होते हैं, सराउंडिंग के अंदर जो भी सिचुएशन होती है, इंटरेक्शन होते हैं, सारी चीज़ों को वैसा का वैसा वो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद होती है बात
इसके अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम, जैसा देखा है वैसा लिखेगा एक न्यूज़ वाला बंदा। ठीक है, उसके बाद आती है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब एक आपको पता ही है न्यूज़ चैनल पर भी बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। वहां जाते हैं तो एक रिसर्चर उसके अंदर डीपली इन्वॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन वगैरह पहले से सेट कर लेता है और जो रिसर्च होती है उसको कंडक्ट करता है, या किसी भी मुद्दे या इशू के बिल्कुल डीपली जाता है, इन डेप्थ स्टडी करता है। और इन डेप्थ जो हमारी है क्या है, डिस्कशन है, इसके अंदर की जाती है। और एक रिसर्चर इसके अंदर इन्वॉल्व होके काम करता है, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, दूर से ही खड़ा देखता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको लिखता है और लोगों के सामने क्या कर देता है, रख देता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो इन्वॉल्व होता है और साथ में जो भी इंटरव्यू देने आता है या इंटरव्यू लेता है जो बंदा, आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और जो भी इन डेप्थ डिस्कशन करके एक कंक्लूजन को लेके आते हैं सामने। उसके बाद आती है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होती है, किसी भी कल्चर की या वैल्यू की स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये भी क्या होती है, सोशल रिसर्च होती है, जिसके अंदर हम एक रिसर्चर क्या होता है, किसी भी अंडरस्टैंडिंग करता है किसी कल्चर की। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक रिसर्चर था, उसने ये देखना है कि अमेज़न के ऊपर जो भी लोग परचेजिंग करते हैं, लाइफ की ऑपरेटिंग करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जो सेलिंग परचेजिंग करते हैं ना, अमेज़न हमारा ऐप है, अमेज़न के ऊपर कैसे-कैसे लोग क्या-क्या परचेज करते हैं, वो बंदा क्या करता है, साइलेंटली क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है बिना किसी बताए को, कि ओ क्या करने के लिए, कि जो भी हमारे कस्टमर हैं उनके बिहेवियर को समझने के लिए। मान लो वहां पर कुछ चीजें सेल हो रही थी, एक ए चीज थी, एक जो बी थी, तो लोग क्या कर रहे थे, ए को ज्यादा खरीद रहे थे, तो ये समझ जाएगा कि जो उनका कल्चर है वो कैसा है, क्योंकि ए चीज थी वो कोई मतलब हिंदू कल्चर के लिए थी, बी चीज थी जो मुस्लिम कल्चर के लिए थी। तो वो लोग समझ लेते हैं, कल्चर को भी समझ लेते हैं भी कौन ए चीज को ज्यादा यूज कर रहा है कैसा नहीं है, सारी डिटेल है वो उनके पास आ जाती है। उसके बाद क्या होती है, क्वालिटेटिव जो हमारा इंटरव्यू होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर वे के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, वन ऑन वन मतलब एक एक पर्सन से हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, उनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनसे जो भी डाटा होता है गैदर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे कंक्लूजन होते हैं उसको निकाल के हम दूसरों के सामने रख देते हैं। उसके बाद आती है बात केस स्टडी की। केस स्टडी के अंदर पता क्या होता है, जो भी हमारे सामने कोई केस होता है, इसके अंदर ए केस स्टडी रिसर्च इज एन इन डेप्थ एनालाइज ऑफ ए पर्सन, सिचुएशन और इवेंट। किसी भी पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, इवेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी करते हैं, और जो भी हमारे सामने उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन होती है उनको इन डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है, ये ऑपरेशन है जो डिफिकल्ट होता है, पर जो हमें जो इससे सिंपल वे में कोई भी रिसर्च करने को नहीं मिल सकती, तो इसको हम सिंपल ही वे में यूज़ करते हैं, और जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको बिल्कुल डीपली हम लोग क्या करते हैं, लेके जाते हैं, और डेटे को डीपली इकट्ठा करके जो हमारे सामने बात आती है उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, आप इसको अच्छे से देखना। और ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था।